I started my career in the equity market. So I started in 2003 my career, but I was not at all related with equity markets. And I think I told someone last time when I met you, I don't know, that my first investment in 2003, the day I invested in 3 days, that company, I think it got delisted. Okay, it was a company called Sri Shakti LPG. I still remember the name because I invested in 3 days, it got delisted. I had no idea of equity markets, right? And that was the starting point कि भाई, and someone gave me the tip कि यार ये 10 रुपए का स्टॉक है, कुछ हो रहा है, 15-17 रुपया हो जाएगा, आप लोग डाल दो पैसे। तो मेरे पास उस समय क्या पहला जॉब था, 10,000 रुपये बहुत होते थे, तो 10,000 रुपये डाले, 3 दिन में डिलिस्ट हो गए। अभी तक मैं वो स्टॉक ढूंढता रहता हूँ, मिलता नहीं है, राइट। और ICICI सिक्योरिटीज़ मेरा अकाउंट हुआ करता था, वो अकाउंट भी बंद हो गया और वो स्टॉक भी गायब हो गया। सो द रीज़न आई एम टेलिंग 2003 में 10,000 तो जैकपॉट लग गया था सर आपका। हाँ, ज़ीरो हो गया ना सर। जैकपॉट मतलब क्या लगा वो तो मैं ही जानता हूँ। So that was my first thing with the stock market. My second instance when I joined in 2007, stock market in 2007, right? And every day, and I was at that time I started my career in London, right? And London was a great market for financials, and I was a financials analyst, you know. And you know, if you would have looked at the London market in 2007-8, all the large stocks used to be banks, right? All the banks used to be 200 billion, 150 billion, 250 billion, from Lloyds, TSB to anything, right? And I thought कि यार मार्केट में बहुत सिंपल है ना, हर स्टॉक हर साल में डबल होता है, कितना सिंपल है, मार्केट इज़ वेरी सिंपल, राइट। 2007 इट वाज ऑल अबाउट दैट कि स्टॉक्स जो है ना साल में डबल हो जाते हैं, सिंपल। सो बट 2008 आई रियलाइज कि डबल नहीं होते हैं भाई, मतलब। एंड देन 2008 वन नाइट वन स्टॉक फेल 80%, राइट। एंड देन वी रोट अ नोट सेइंग कि यार ये स्टॉक ना अब 100% अपसाइड होगा, क्योंकि 80% गिर गया तो यहाँ से तो 100% चलना ही चाहिए। तो वहाँ से 95% और गिरा, राइट। सो व्हाट यू रियलाइज इज कि यार तेजी और मंदी दो ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके अंदर एनालिसिस एंड थिंकिंग दोनों अलग तरीके से होती है। तेजी के अंदर आई वाज टेलिंग समवन कि आपको फंड मैनेजर वो चाहिए जो एक्चुअली 10वीं 11वीं पास हो, एक्चुअली या शायद पास भी नहीं हो, जिसका हाथ तेजी से चल सके, बिकॉज ही डजंट नीड टू थिंक, बिकॉज इफ ही थिंक्स देन ही विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट। मंदी में वो चाहिए जो एक्चुअली समझ पाए भाई ये स्टॉक। सो तेजी और मंदी अलग चीज़ है, एंड द रीजन आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई विल कम टू दैट, बिकॉज माई व्यू 2024 वी आर गेटिंग इन टू द सेम फेज कि यार जो भी स्टॉक की हम बात करते हैं, मतलब वी रियलाइज कि हम लोग यहाँ बात करते हैं 3 दिन में स्टॉक 40% ऊपर होता है। I am not saying that India is in a very well positioned one. India is one of the best positioned countries in the world because of the EPS growth, because of the sort of geopolitics, because of the inflation cycle, interest rate cycle. We are one of the best placed economies in the world. So that's for sure. And that's why if I look at the equity market per se from a 3-4 year perspective, I think I'm pretty much convinced that yes, there is money to be made. But one of the things of a bull cycle is कि जो stock सबसे खराब होता है वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो वो अभी फेज चल रहा है, मेरा व्यू ये है कि वो एक फेज चल रहा है अभी कि जो सबसे खराब होता है सबसे ज़्यादा चलता है, वो एक फेज थोड़े टाइम के लिए चल रहा है। इट्स पॉसिबल दैट माइट रिवर्ट बैक। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे अबाउट इक्विटी मार्केट्स, वन शुड बी रियली सॉर्ट ऑफ वरीड एज वेल कि यार ड्रॉ डाउन आ सकता है, बिकॉज वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आई कीप गिविंग इज कि यार दुनिया भर में ना वॉरेन बफे इतना बड़ा फंड मैनेजर क्यों है, या फिर वाई ही इज सच अ बिग इन्वेस्टर, बिकॉज उसके 50 साल की सॉर्ट ऑफ 50-60 साल की इन्वेस्टिंग कैरियर है, और उसके अंदर उसने कंटिन्यूस रिटर्न दिए। हर एक 5 साल को ब्रेक डाउन करोगे ना तो हो सकता है हर एक 5 साल में ही वुड बी वन ऑफ द बॉटम क्वार्टाइल फंड मैनेजर्स इन अ लॉट ऑफ 5 year सॉर्ट ऑफ पीरियड्स, एंड द टॉप क्वार्टाइल फंड मैनेजर विल बी वेरी डिफरेंट। सो थिंग इज कि मार्केट के अंदर वो जो 4-5 साल का फेज होता है वेयर यू कैन टेक दैट कॉल, या 1 or 2 year फेज वेयर यू कैन टेक दैट कॉल इन एक्सट्रीम तेजी कि यार नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो and exceptional, but I will not get into that. I'll leave that for some other time. Now coming to our sort of what are we thinking about? See, so if India is doing so well, one of the things which is going to work out is premiumization, and ये एक इसके ऊपर एक sort of क्या एक जोक टाइप है कि मतलब 2012 में भी मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा था टू अ ग्लोबल गाय, एंड आई सेड द सेम थिंग कि यार प्रीमियमाइजेशन इन इंडिया इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल,
Actually, and then this was on two wheelers. And what I realized in 2023 is कि उल्टा हो गया. Actually 100 सीसी की गाड़ियाँ बिक रही हैं इंडिया में, तो 350 वाली तो अभी भी नहीं बिक रही. So but we are still, we think that premiumization might work out pretty well. And there are segments in the market which are going for premiumization. Means you can see yourself, right? Every one of you wants a car rather than a two-wheeler. A lot of people who don't have a two-wheeler want a two-wheeler now. So that's happening. बट प्रीमियमाइजेशन हैड इट्स ओन पेस. मतलब वो एकाएक कुछ नहीं होना है दुनिया में, कहीं कुछ नहीं होना है एकाएक, बट वी थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू प्ले विथ, राइट. दूसरा वाला पार्ट एक्चुअली इस टाइम पे ना, यही वाला पार्ट जो है ना, किसी को सुनना नहीं होता है. सो डिस्कशंस ऑन वैल्यूएशन, राइट, किसी को नहीं सुनना होता है आज के दिन में, बिकॉज वैल्यूएशंस एंड मैं रोज़ बैडमिंटन खेलता हूँ और मेरा जो ग्रुप है वो सब अब सब इन्वेस्टर्स हैं. पहले वो लोग इक्विटी उनको अच्छा नहीं लगता था, अभी सारे इन्वेस्टर्स हैं. कि आपको मालूम होना चाहिए कि भैया किस चीज़ की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए. एंड दैट्स वेयर आई बिलीव इन DCF, ऑल्दो relative valuations are also important, but I believe in DCF for other than financials. For most of the companies I like to do DCF. So that's one thing I believe in. I like to do DCF for anything other than financials, because financials you can't do DCF. Those companies actually burn capital. It's a business where cash flow itself is the raw material, right? So when the cash flow becomes the raw material, you can't do a DCF of those companies, because that's sort of, they are almost like negative cash flow companies for most of the time. And till the time they are negative cash flow companies, they generate more returns. Reason is simple, because till the time their cash burn, which is the solvency capital requirement, is more than more than capital that they are generating, what they will do is they'll keep on diluting and diluting at a higher valuation. The time they start generating more cash flow and they consume less, it's a contra business. The financials is the only, banking is, and the lenders are the only business where DCF might not make sense, but every other business DCF makes sense a lot. And I focus on that quite a lot, literally focus on that quite a lot. Now ये तो तीसरा वाला तो यार एक्चुअली बहुत ही अच्छा वाला है. फोकस ऑन रिस्क. रिस्क है किधर? इक्विटी मार्केट में रिस्क किधर है? सो इक्विटी मार्केट में तो मतलब कहीं भी पैसा डालो बनता ही है, सो रिस्क तो होता नहीं है. बट लेट मी टेल यू दैट, एंड आई वाज जस्ट बिफोर दिस आई वाज गिविंग ऑन एग्जांपल कि यार मतलब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ फंड मैनेजर, आई बिलीव देयर आर 2 or 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच आर एसोसिएटेड इन कंपनीज. One is the macro risk, but macro risk is across the board. That is one which you can manage. Macro risk actually a fund manager can manage. The second risk is the governance part of the risk, and this is one I think I may have talked about it last time also, that I was an underwriter and a claims person in my first job. I was actually from an insurance background, and my first training was कि यार आप fraud company को ना उसका धंधा लिखो ही मत. फ्रॉड कंपनी का धंधा लिख लिया ना आपने तो आपका क्लेम्स रेशियो 100 से ऊपर ही होना है, ये गारंटीड है. सेम अप्लाइज, आप 3 साल पैसे बनाओगे, चौथे साल आप 3 साल बहुत पैसे बनाओगे, चौथे साल आपका क्लेम्स रेशियो 3 साल का मिला के ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद आपकी नाम खराब होगी वो अलग से होगी. द सेम अप्लाइज इन द इक्विटी मार्केट्स, कि अगर आपने ख़राब गवर्नेंस खरीद लिया तो 2-3 साल आप खुश रह सकते हो, बहुत खुश रहोगे. और वो एक वो अंडे वाली कहानी सुनी होगी ना, जो कि एक सीढ़ी से गिरता है नहीं टूटता है, दूसरे से गिरता है नहीं टूटता है, पर फिर 4 सीढ़ी से कूदने लग जाता है. तो आप क्या होगा कि एक स्टॉक से स्टार्ट करोगे कि यार ये लेते हैं ना, तेज़ी का माहौल है, गवर्नेंस रिस्क लेते हैं. अल्टीमेटली पता चलेगा आपका 50% पोर्टफोलियो गवर्नेंस रिस्क है, वो चौथी सीढ़ी से आप गिरोगे, टूटना पक्का है. सो गवर्नेंस रिस्क इज अ रिस्क विच आई डोंट लाइक टू टेक, राइट. गवर्नेंस रिस्क इज वन विच इज़ नॉट मैनेजेबल. इन माई व्यू इट्स नॉट मैनेजेबल रिस्क. Then the third risk which comes around is around valuations, which I already talked about. Again, can be managed. You know, it's all about how you look at DCF, how you look at relative valuations. You can manage the valuations risk. The other part, which is more for a fund manager and which is all around the liquidity side of it, and highlighted quite a lot in the recent times, here liquidity is a big risk, and that is definitely a big risk. तेजी के माहौल में ना आप कितना भी शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो. मंदी में ना बेचने में सिर्फ सर्किट लगता है, वो आप प्रमोटर बन जाते हो उस कंपनी के. और ये लास्ट वाला तो ये तो हमारे बारे में कि हम तो हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ करना चाहते हैं. तो हाई ग्रोथ सी, एंड आई विल कम टू दैट, बिकॉज हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ में बहुत तरीके से मैनेज होती है. एंड आई विल कम टू हाउ वी मैनेज अदर 2 फंड्स विच आई मैनेज, हाउ आई लुक एट क्वालिटी एंड ग्रोथ.
बट डेफिनेटली द की पिलर फॉर अस से मेरा एक व्यू रहा है कि ये जो ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग ना सब मेरे हिसाब से टाइम पास है। वैल्यू विदाउट ग्रोथ होती नहीं है एंड ग्रोथ विदाउट वैल्यू पैसे नहीं बनते। तो अगर आप PSU बैंक जिसकी बात करते थे कि बहुत वैल्यू है, जब तक उनका EPS ग्रोथ नहीं आया ना, 1 रुपया नहीं बना किसी का। पैसा तभी बना है जब EPS ग्रोथ आया है उस कंपनीज के अंदर में। और अगर आप कितनी ग्रोथ कंपनी, जो कि आप देखोगे हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, उसका वैल्यूएशन जब 100 P हो गया ना, आप देखोगे वो पैसे बनते ही नहीं है 4-4 साल। अब बजाज फाइनेंस 35% में ग्रोथ कर रहा है, राइट, 30% 32% ग्रोथ कर रहा है। एक बार वैल्यूएशन गलत हो गया, 3 साल से भाव वही बढ़ा, 2.5 साल हो गया, भाव कहीं गया ही नहीं है। सो आई हैव अ वेरी सिंपल व्यू कि वैल्यू विदाउट ग्रोथ एंड ग्रोथ विदाउट वैल्यू दोनों नहीं चलते हैं। सो एज अ इन्वेस्टर मैं तो जनरली मैं अपने आप को क्लासीफाई करना ही नहीं चाहता हूँ कि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, मैं वैल्यू में कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ। भैया जहाँ पैसे मिलते हैं वो इन्वेस्टर हो। तो जहाँ पैसे बनते हैं उसके लिए सिंपल चाहिए, ग्रोथ चाहिए विद वैल्यू। बट वी नीड ग्रोथ इज़ की, राइट। सो one part is that, and then quality stocks. Now क्वालिटी की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है, हमारी अपनी है। सो आई विल कम टू दोज पार्ट्स लेटर ऑन। पर ये क्वालिटी और नॉन क्वालिटी इज अ टर्म, मेरा जनरली मेरा तो इंटरनली भी फाइट हो जाता है कि अरे क्वालिटी क्या होती है, नॉन क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि जिसको जो स्टॉक पसंद आ जाता है वो बोलता है क्वालिटी है। मतलब ROE चाहे 2% हो या 15% हो, जब आपने खरीद लिया तो क्वालिटी हो जाती है, नहीं खरीदा तो दूसरे वाले की नॉन क्वालिटी है। दूसरा वाला जंक में बना रहा है, मैं क्वालिटी में बना रहा हूँ, तो वो हो जाता है। सो वो बट आई बिलीव इज देयर इज़ अ वे टू आइडेंटिफाई क्वालिटी एंड नॉन क्वालिटी, राइट। and I'll come to that in the next part. We'll talk about it, because this is one discussion हर बार चलता है कि यार लार्ज कैप जो है, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये मेरे को बहुत सुनने में आता है, मिड और स्मॉल कैप एक्सपेंसिव हो गए, लार्ज कैप चीप है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट एक ही रहता है कि मतलब अगर मैं बोलूँ, आप लोगों को एक सिंपल सवाल होता कि 2010 में अगर इंडिया में 100 अमीर है और मैं बोलूँ कि 2020 में भी 100 ही अमीर रहेंगे, तो अगर और आपको बोलूँ कि उसी 100 अमीर से पैसे लेके आने हैं, आप कितना पैसा लेके आओगे उसी 100 अमीर से? वो 100 जो आपने क्या किया है, लार्ज कैप को 100 पे कैप कर दिया है। इंडिया एज अ मार्केट जहाँ पे लार्ज कैप 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ पे चालू होता था, आज के दिन में 90,000 करोड़ वाला स्टॉक मिड कैप में पड़ा हुआ है। सो चक्कर ये हो गया है कि आपने 100 पे लिमिट कर दिया है। देयर इज़ अ नंबर लिमिटेशन ऑन द लार्ज कैप साइड, and the other part of the problem is in that number limitation, the top large caps have become matured. In a growth economy, those are matured companies. So growth rates have become 7-8%, right? The entire growth has moved. So see, the 3 risks I highlighted, the key 3 risks other than the governance, because वो कहीं भी हो सकता है, liquidity, right? अगर आप valuations, so liquidity जो है वो 90,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के स्टॉक के बीच में liquidity risk मेरे को उतनी बड़ी लगती नहीं है। वैल्यूएशंस जो हैं आपको अक्रॉस द बोर्ड जाना पड़ता है, बट ग्रोथ पूरी की पूरी स्मॉल और मिड कैप में पड़ी हुई है, क्योंकि आपने 100 स्टॉक को वहाँ पे ले जाकर कैप मार दिया है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ हो जाए दुनिया में, यही 100 स्टॉक जो हैं ये अमीर होने वाले हैं, बाकी सब ये 100 के अंदर आओगे तो आप लार्ज कैप हो जाओगे, 100 के बाहर रहोगे तो अब चाहे वो IRFC हो, जो स्टॉक 1 साल में 10 गुना हो गया तो वो लार्ज कैप हो गया। अब वो लार्ज कैप हो गया, ठीक है यार, बट लार्ज कैप अगर इसी तरीके से लार्ज कैप स्मॉल कैप करना है तो फिर तो आपका प्रॉब्लम है ना कि पैसा बनाने के लिए फिर आप कैसे बोलोगे कि लार्ज कैप इज सेफ, मिड कैप इज सेफ, स्मॉल कैप इज सेफ। व्हाट इज सेफ इज कि जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है और वैल्यूएशन सही है। तो पूरी की पूरी ग्रोथ जो है आप देखो कि वो पूरा टिल्ट हो गया है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप, बिकॉज दोज हैव बिकम द ग्रोथ कंपनीज, राइट। टॉप 100 कंपनी इन 2010 वर ग्रोथ कंपनीज, बिकॉज इंडिया एज अ इकोनॉमी टॉप 100 भी मतलब अभी तक इवॉल्व नहीं हुए थे। 2020 में जो 100 हैं वो इवॉल्व हुए कंपनीज हैं। अब आप इन्फोसिस या TCS या HDFC से कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे? HDFC was growing at 25% in 2010. Now the best case scenario it is growing at 15-16%. So कितना आप एक्सपेक्ट करोगे? Because that's the problem in large cap. So I'm not saying that large cap, mid cap, small cap is a problem. I'm saying that one needs to think about कि रिस्क जो है वो कहीं भी हो सकता है, वो लार्ज में हो सकता है, मिड में हो सकता है, स्मॉल में सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्मॉल में क्या है कि 3,000 करोड़ की कंपनियाँ भी हैं और ऐसी कंपनियाँ भी जिनके प्रमोटर के नाम नहीं मालूम आपको। सो वहाँ तो वो अलग दिक्कत है। देखिए बैलेंस एडवांटेज हमारा और मार्केट में थोड़ा फ़र्क है, एंड आई कीप ऑन हाईलाइटिंग दिस बिकॉज वी रन, हमारा एक व्यू है कि जब बैलेंस एडवांटेज फंड किसी ने हमारा बाय किया है
So they have given the asset allocation as well as asset security selection risk to us, right? उन्होंने दोनों कॉल हमको दिए हैं कि एसेट एलोकेशन और सिक्योरिटी सिलेक्शन. सो द वे वी थिंक अबाउट इज कि हमको इक्विटी ऐसे चलाना है जैसे कि वो बोल के जैसे इक्विटी फंड मैनेजर चलाएगा, और डेट ऐसे चलाना है जब जैसे वो डेट फंड में इन्वेस्टेड हो, राइट? एंड बोथ वी रन इन अ कोहेरेंट वे कि अगर मेरा ड्यूरेशन कोई कॉल है तो अगर डेट में मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन चलूँगा, मैं इक्विटी में जाके ऐसा नहीं करूँगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल ले रहा हूँ. सो दोनों साइड में वो कॉल बहुत ही फिक्स्ड हैं. सो इट्स अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी वी रन इक्विटी एंड डेट, बट one thing is कि we run a very active equity portfolio. So it's an active equity portfolio with a view that my fund's standard deviation, or I would say the beta of the fund, has to be less than 50% of Nifty. Now which means that कि Nifty की volatility एक है तो मेरे फंड की volatility आधी होनी चाहिए. So that is the volatility. It's not a relative volatility, it's the absolute volatility कि मेरा फंड का drawdown मेरे को in a year's time निफ्टी जितना नहीं चाहिए. So this is the core which we run with कि मेरे को drawdown बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए. It's not a relative volatility fund, it's an absolute volatility fund, and I keep harping on that always. It's an absolute volatility fund which we run कि मेरे को absolute level पे drawdown नहीं चाहिए. Since we run it active, that means on a relative basis I might be outperforming, underperforming on a regular basis, but on an absolute basis my drawdowns is one which I want to cap. I don't want to get into an area where if the market falls 10% I fall 7%. I can't have that. So this is our allocations which has remained, which I was talking about कि हमारा allocation around 50 से 60 के बीच में बहुत टाइम से पड़ा हुआ, because हमारा allocations are based on our own proprietary sort of quant model which is MOVI, and MOVI for some reason has been has showing between 50 to 60% equity for almost like a year now. So this is one where I would say आप देखो कि इंक्रीमेंटली मेरे को स्मॉल कैप में काटते जा रहा हूँ. मेरे को स्मॉल कैप एक्चुअली उसमें एक और चीज़ हुआ, वो 25% अभी भी दिख रहा है क्योंकि बीच में ना एक बहुत बड़ा स्टॉक स्मॉल कैप में चला गया था. मेरा BSE स्मॉल कैप में चला गया था. मतलब समहाउ सेबी को लगा कि 30,000 करोड़ स्मॉल कैप है तो वो पड़ा हुआ अभी. बट स्मॉल कैप जो है, रियल स्मॉल कैप्स हम काट के 15-16% कर दिए थे. हाईएस्ट लास्ट अप्रैल अगर आप जाओगे ना, मार्च महीने में एक्चुअली मेरा स्मॉल कैप एक्सपोजर हाईएस्ट था. बिकॉज लास्ट मार्च में मेरे को लगता था कि कोई पागलपन अलग लेवल की थी कि स्मॉल कैप को ऐसे मार रहे थे कि सेकंड मतलब टाइम नहीं आने वाला, इनकी ज़िंदगी में टाइम नहीं आएगा. अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में मतलब दुनिया वही है. सो वी हैव kept reducing our small cap exposures. Our large and mid exposures have remained high. But let me tell you, the balance advantage का जो selection criteria of stock is very very simple. यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हम नहीं रखते हैं. हमको कोई मतलब नहीं है लार्ज स्मॉल ये वो से. हमको चाहिए कि भैया कंपनी जो है सेगमेंट बड़ा चाहिए, सेगमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए. दूसरा, वो कंपनी की प्रॉफिट लीडरशिप चाहिए उस सेगमेंट के अंदर, और हाईएस्ट ग्रोथ चाहिए मेरे को. सो प्रॉफिट लीडरशिप, ग्रोथ हैज़ टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट, segment has to be big, and I need companies at less than 1 PEG when I'm buying. At the time of buying it has to be less than 1 PEG, otherwise मेरे लिए difficult है खरीदना. Which means कि a lot of time I can't draw. Possibility नहीं है, अगर मार्केट को पसंद आ गई चीज़ तो 1 PEG छोड़ता ही नहीं हो, तो 5 PEG पे ट्रेड करता है. So which means a lot of time I would be acting contra to what the market is doing, because एंड इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है. आपको एक एक के रीजनिंग बता देता हूँ कि क्यों बड़ा मार्केट सेगमेंट चाहिए. आपका वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपकी मार्केट सेगमेंट ही छोटा है ना, आपने उसमें बड़ी कंपनी भी खोज ली, वो एक लेवल के बाद जाके वो सीलिंग हिट कर जाता है, तो आप वहाँ पे पैसे बहुत बना नहीं सकते. आपको लीडर क्यों चाहिए मार्केट सेगमेंट के अंदर? क्योंकि इवेंचुअली आप रियलाइज़ करो कि जो लीडर्स हैं, राइट, इनहेरेंटली उनके रिस्क जो है, रिस्क ऑफ फॉलिंग और रिस्क ऑफ कंपटीशन इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, एंड प्रॉफिट लीडरशिप है तो वन ऑफ द लोएस्ट ही रहेगी, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी होती है कि प्राइसिंग भी कर सकता है दूसरे को, क्योंकि वो प्रॉफिट लीडर है, प्राइस आउट भी कर सकता है दूसरों को. सो लार्ज सेगमेंट में प्रॉफिट लीडरशिप अगर आपकी है, सो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड इन एन एनवायरमेंट व्हेन थिंग्स गो बैड, यू आर वेरी वेल प्लेस्ड. सो दैट इज़ द सेकंड क्राइटेरिया विच वी आर यूजिंग. अगर आप देखो, सो थर्ड वन इज़ कि मेरे को ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट ही है हमारा.
ये ग्रोथ तो चाहिए। अगर स्टॉक में ग्रोथ नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, मतलब कंपनी में EPS ग्रोथ नहीं है तो मतलब नहीं है, तो अपने को ग्रोथ तो चाहिए। तो सेगमेंट अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी चाहिए, लार्ज लीडरशिप पोजीशन चाहिए। और हमारी जो स्टडी है, इतने सालों का जितना भी एक्सपीरियंस है, उसमें यही है कि 2 PEG के ऊपर ना आपको चाहिए बहुत अच्छा लक। 2 PEG के ऊपर पैसा बनाने के लिए लक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 साल आप मत देखो, 5 साल में तो आपको लक ही चाहिए। हर 6 महीने में तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 5 साल में लक नहीं है ना, आप 2 PEG के ऊपर पैसे बनाने में बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ बाइंग वी आर बाइंग लेस देन 1 PEG। इसके अंदर देयर इज अ sort of catch कि there will be 20 to 25% of the portfolio which will be outside that, and those are the companies which are either new age companies or which are monopolies. So ये इससे डेविएशन सिर्फ उन्हीं 2 एरिया में मिलती है, जब मोनोपोलीज और न्यू एज कंपनीज, क्योंकि न्यू एज कंपनी तो प्रॉफिट ही नहीं है तो PEG कहाँ से निकाल लोगे। सो बट वहाँ पे भी ये जो है कैप लगा हुआ है कि 20 से 25% से ज़्यादा वो पोर्टफोलियो का पोर्शन ही नहीं होती है। सो जब भी, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि इन कंपनीज का ना अपसाइड और डाउनसाइड दोनों इन्फिनाइट है। अगर आपकी प्रॉफिट नहीं है ना तो अपसाइड भी इन्फिनाइट है और डाउनसाइड भी इन्फिनाइट है। क्योंकि नीचे गिरते हुए आप 100% गिर सकते हो, ऊपर चढ़ते हुए तो कोई भाव ही नहीं होता ना भाई, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, दिमाग में बनाना है। तो एक्सेल शीट में इस साल 5 साल आगे आप 10,000 करोड़ लिखो या 50,000 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दैट्स वाई दिस पोर्टफोलियो आपके सामने है। एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक इट, बट जनरली मैं स्टॉक्स डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, बिकॉज मेरा एक ही चीज़ है, स्टॉक जब डिस्कस कर लेते हैं ना तो उसके बाद उससे लगाव हो जाता है, वो नहीं करने का। अगर गलत हो गया भैया भेज दूंगा मैं। तो स्टॉक डिस्कशन, पोर्टफोलियो खरीद रहे हो आप, स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, और ना मैं स्टॉक खरीदता हूँ। आज के दिन में मेरे को अच्छा लगता है स्टार, वो 9% है, मेरे को हो सकता है कल कुछ गलत हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो लेकिन वही मैं बोलूँगा, स्टार दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, तो अगली बार पूछोगे दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी आपने बेच क्यों दी। मेरे को आज लग रही है, कल नहीं लगे कोई भरोसा नहीं है। सो अगर आज का आर्ग्यूमेंट आपको जानना है आई कैन डिस्कस, बट कल ये स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं। और अदर थिंग आई कैन टेल यू इज दिस इज अ पोर्टफोलियो विच इज लो चर्न पोर्टफोलियो। सो आवर equity churn in the last year has been around 35%. So overall churn is almost 300% because वो arbitrage होता है which is 20 into 120, तो वो arbitrage रहता है, but arbitrage के अलावा equity churn is 30-35%. We run a very low churn portfolio, but that doesn't mean कि हम बेचेंगे नहीं।